गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर अंबेडकर नगर की वर्चुअल क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आप सभी डीएलएड स्टूडेंट का मैं वेलकम करता हूं। आप मुझसे पहले से परिचित हो ही चुके हैं, तो मेरे ख्याल से मुझे अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है। देखिए, शासन द्वारा आप लोगों के सिलेबस को देखते हुए, आप लोगों की सुविधा असुविधा का मूल्यांकन करते हुए ये शासनादेश जारी किया गया कि आप लोगों की वर्चुअल क्लासेस संचालित की जाएं। और शासन द्वारा जो भी निर्देश दिया गया उसे पूर्ण करने के लिए अपने प्रबंधक जी ने, अपने प्रिंसिपल सर ने, कुल मिला के हमारे पूरे महाविद्यालय परिवार ने आप लोगों की वर्चुअल क्लास चलाने का जो बीड़ा उठाया है, इसमें आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। और मेरे ख्याल से आज के इस लॉकडाउन के माहौल में ये आप लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है आपकी पढ़ाई का, और आपको बेहतर ढंग से पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि शिक्षा तो आप समझ लीजिए कि आपके घर खुद चली आ रही तो आपको पढ़ने के लिए विद्यालय आना पड़ता था, महाविद्यालय आना पड़ता था। और आज सीधा एजुकेशन डोर टू डोर इस संचार माध्यम के द्वारा पहुंच रही है। और ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपको घर में लाख ही रहना है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कि इस स्थिति में भी आपकी जो एक एजुकेशन चल रही है, जो एक पढ़ाई चल रही है, उसमें रेगुलरिटी बनी रहे, इसलिए हमारे कॉलेज मैनेजमेंट ने एक बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है। और इसमें आप सभी का सहयोग भी अपेक्षित है। आप लोग भी इसमें पूरा का पूरा पार्टिसिपेट कीजिए, और डेली टू डेली आप रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए, और घर में रह के बेहतर ढंग से पढ़ाई कीजिए। आप सब स्वस्थ रहें, ये हमारी ईश्वर से प्रार्थना है, मनोकामना है कि आप जहाँ भी हों स्वस्थ हों, और वहीं से आप अपनी पढ़ाई करते रहें, मेहनत से पढ़ें, आगे बढ़ें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तो देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है आपको पढ़ाने के लिए, वो मुझे आपका एक कंपलसरी पेपर जो आता है, जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, ये पेपर आपका मुझे प्रोवाइड किया गया है। और ये आपका पूरा एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आपके कंपटीशंस में भी पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान देके पढ़िएगा, समझिएगा। बाकी कहीं कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ योर क्लास, इसलिए हम बहुत ज़्यादा या बहुत लंबा लेक्चर नहीं लेंगे आज, क्योंकि आज आपके क्लास का पहला दिन है। आज बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही कम समय मैं आपको दूंगा, ताकि थोड़ा थोड़ा करके आप सीखते रहें और निरंतर हम आगे बढ़ते रहें। हम बहुत ही बेहतर ढंग से आपके कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। अब प्रयास जब शुरू हुआ है तो आप इसमें कोई कमी नहीं पाएंगे। हाँ, बस जैसे 90% अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो 10% आपका भी बनता है। उस 10% में आप अपना 10% पूरा डाल देंगे
तो 100 हो जाएगा, हमारा 90 आपका 10 और पूरा 100 हो जाएगा। तो इसका बेनिफिट आपको इन फ्यूचर जरूर मिलने वाला है। और अगर आप बेहतर ढंग से रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में जब भी आप कंपटीशन में बैठेंगे तो आपको ये सारी चीजें जरूर याद रहेंगी और आप क्वेश्चंस को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होता चला जाएगा और आप भी हो सकता है कि उबन महसूस करें। तो देखिए, इसमें जो चैप्टर फर्स्ट है आपका वह प्रारंभिक शिक्षा हेतु प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं, मीन्स प्रोविजन एंड कमिटमेंट्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। प्रोविजन एंड कमिटमेंट्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहां पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द एलिमेंट्री एजुकेशन। भाई एलिमेंट्री एजुकेशन है क्या? जब तक हम एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में नहीं जानेंगे तब तक फिर हम ये दुनिया भर की बातें पढ़ने का क्या मतलब। अगर हम बेसिक ही नहीं, हमको छोटा बड़ा ही नहीं पता है और हमको बहुत मोटी किताब दे दी जाए पढ़ने के लिए, तो मेरे ख्याल से इट इज इम्पॉसिबल टू रीड। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रारंभिक शिक्षा क्या है, मीन्स व्हाट इज द एलिमेंट्री एजुकेशन। व्हाट इज द एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, मीन्स अगर हिंदी में बोले तो कह सकते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा। क्या है? क्या है भैया प्रारंभिक शिक्षा? ये देखिए, नाम से ही कंफर्म है, प्रारंभिक। प्रारंभिक मतलब किसी भी चीज को प्रारंभ करना। और प्रारंभ की हिंदी आपने पढ़ी हुई, इससे प्रारंभ जो है वो तत्सम रूप है। इसकी आपने अगर इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है शुरू करना या प्रारंभ करना। शुरू करना या प्रारंभ करना मतलब किसी भी चीज की शुरुआत करना। अब जैसे अगर एजुकेशन की बात की है तो एजुकेशन भी तो कभी ना कभी हम शुरू ही करते हैं। कोई भी चीज हो, कोई भी वर्क हो, सबकी शुरुआत होती है। मतलब प्रारंभ सबका होना है और सबका होता भी है, और जिसका प्रारंभ होता है उसका अंत है। लेकिन एजुकेशन का कोई ना अंत है ना कोई आदि है। कहां से सीख लें, कब सीख लें, कैसे सीख लें, कुछ पता नहीं। जैसे आपने लास्ट ईयर हो सकता है पढ़ा हो, एजुकेशन की बहुत सारी डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। जैसे एजुकेशन के बारे में बहुत सभी लोगों ने, बहुत से जो विद्वान हैं, दार्शनिक हैं, उन्होंने अपने विचार दिए होंगे। तो आपने बहुत से डेफिनेशन पढ़े होंगे। कुछ ने बताया होगा कि शिक्षा ही जीवन है, कुछ ने बताया जीवन ही शिक्षा है, कुछ ने बताया शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, कुछ ने कहा कि शिक्षा मनुष्य के जन्म से लेकर जीवन पर्यंत या मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है, कुछ ने कहा कि अनुभवों से सीखना ही शिक्षा है। इस तरह से आप भी अपनी डिफिनेशन दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं विद्वानों का माना जाए, आप खुद की भी डिफिनेशन दे सकते हैं। आप उस लायक हो गए हैं, मैच्योर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो मेंटल कैपेसिटी है, मेंटल एबिलिटी है, वो काफी डेवलप हो चुका है। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा सेल्फ डिपेंड रहिए। सेल्फ डिपेंड से हमारा मतलब है कि जैसे पढ़ तो रहे हो आप, लेकिन उसे अपने शब्दों में भी लिखने का तौर तरीका आपको पता होना चाहिए। तो आते हैं हम प्रारंभिक शिक्षा क्या है। तो प्रारंभ करना या शुरू करना, और शिक्षा तो आप जान ही रहे हो।
अभी जैसे संस्कृत की बात की जाए तो शिक्ष धातु से बना है, मतलब सीखना होता है। और अगर इंग्लिश वर्ड एजुकेशन की बात की जाए तो ई और ड्यूको या एडुसियर, एडुकेयर, इन सब से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है टू लर्निंग। या ई का मतलब होता है इंटरनल पावर, ड्यूको का मतलब होता है टू ग्रो। मतलब जो आपके अंदर इंटरनल पावर है उसको ग्रो करना ही एजुकेशन है, उसको ग्रो करना ही शिक्षा है, उसको बाहर निकालना ही शिक्षा है। मतलब बहुत सी प्रतिभाएं हर व्यक्ति में, हर बच्चे में होती हैं, और उन प्रतिभाओं को बाहर निकालना शिक्षा है। मतलब बच्चा तो ये नहीं जान रहा है कि उसके अंदर है क्या चीज। कौन जानता है? जो अनुभवी होते हैं, उनके शिक्षक समझ पाते हैं। और वो शिक्षक जब उसी चीज को मोटिवेट करते हैं, उसी चीज को प्रोत्साहित करते हैं, उसी को फीडबैक देते हैं, तो फिर वो बच्चा वही काम करते करते आगे निकल जाता है। और एजुकेशन का काम भी यही होता है कि आपके अंदर जो भी इंटरनल पावर है, इंटरनल कैपेसिटी है, जो भी प्रतिभाएं हैं, उनको बाहर निकाला जाए, उनको पूर्ण रूप दिया जाए, पूर्णता की अभिव्यक्ति कराई जाए। यही एजुकेशन है। तो हम बात कर रहे थे प्रारंभिक शिक्षा की। प्रारंभिक शिक्षा मतलब जिस टाइम हम शिक्षा शुरू कर रहे हैं। आप देखो शिक्षा शुरू कैसे करते हैं, कहां से शुरू हो रही है। जैसे आपने सुना होगा या पढ़ा होगा ग्रंथों को, महाभारत के बारे में भी आपने सुना होगा। तो वहां पे बताया गया कि अभिमन्यु ने मां के गर्भ में ही बहुत सारी चीजें सीख ली थी, जान लिया था। मतलब जो शिक्षा की शुरुआत हो रही है आपके, वो कहां से हो रही है? मां के गर्भ से। और कब तक चलेगी? जब तक हम मर नहीं जाते हैं। जैसे होता है ना, लोग कहते हैं कि ये चीज इस बच्चे में गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है। अरे गॉड गिफ्टेड कुछ नहीं होता है। गॉड ने आपको इतनी बेहतरीन जो बॉडी दी है, इतना अच्छा शरीर दिया है, इससे बढ़कर तो कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता। तो जो शिक्षा की शुरुआत होती है वो समझ लीजिए कि मां के गर्भ से ही होती है। हमने भी वहीं से सीखा, आप भी वहीं से सीखे, और जितनी भी पीढ़ियां आई, जो भी जा रही हैं, सबने वहीं से सीखना शुरू किया। जैसे साइकोलॉजी आपने पढ़ा होगा तो उसमें बताया जाता है कि बच्चे का या शिशु का विकास कहाँ से होता है, मतलब किस काल से होता है। तो बताते हैं गर्भावस्था से होता है। मतलब बच्चा जब माँ के पेट में रहता है वहीं से सारे के सारे विकास, मतलब लगभग लगभग सामाजिक विकास को छोड़ के बाकी बहुत सारे विकास उसके वहां से शुरू हो जाते हैं। तो विकास की जो प्रथम अवस्था होती है वो वहीं से होती है। ऐसे ही लर्निंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। आप अधिगम पढ़ोगे ना, तो वहां पे सबसे पहला एग्जाम्पल आपको अभिमन्यु का मिलेगा। तो प्रारंभिक शिक्षा। अब जैसे अपने यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, अपने यहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम में क्या बताया गया कि बच्चा जब तक 5 साल का ना हो जाए तब तक उसे स्कूल नहीं भेजना। लेकिन आज क्या हो रहा है कि बच्चा 3 साल का हुआ कि प्लेवे में डाल दिया, बच्चा 4 साल का हुआ कि प्लेवे में फेंक दिया। मतलब घर वाले भी बच्चों से परेशान होने लगे हैं। पहुंचा देते हैं सीधा, भैया ले जाओ, कम से कम 4 घंटे तो जान छूटा। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को विकसित होने का पूरा मौका देना चाहिए, कम से कम 4-5 साल तक। उनको मेंटली प्रेशर देके डिस्टर्ब नहीं करना है हमको। जब वो प्रेशर सहन करने लायक हो जाए तभी उनको प्रेशर देना है। नहीं तो उनका जो माइंड होता है ना, जो मेंटल एबिलिटी होती है ना, वो संकुचित होती चली जाती है और बाद में वो फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो हमारे यहाँ के सिस्टम में जो प्राविधान है वो 5 साल या 6 साल कह सकते हैं। 6 साल से हमारे यहाँ एलिमेंट्री एजुकेशन स्टार्ट होता है। उससे पहले भी कुछ पूर्व प्री प्राइमरी एजुकेशन भी दिए जाते हैं, 1 साल 2 साल का। तो वो सारी चीजें तो आपको बताई जाएंगी। फिलहाल हम लोग यहाँ पे केवल प्रारंभिक शिक्षा पे डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे।
तो प्रारंभिक शिक्षा मतलब जो हम शिक्षा की शुरुआत करते हैं वही प्रारंभिक शिक्षा होती है। तो आइए देखते हैं कि ये जो हम शिक्षा की शुरुआत, अब जैसे पहले का सिस्टम क्या था कि पहले के सिस्टम में जो एजुकेशन सिस्टम था वो कई धर्मों में सब अलग अलग टाइप का था। जैसे आपने सुना होगा गुरुकुलों में शिक्षा, मकतब मदरसों में शिक्षा, आज भी है चल रहा है वो सिस्टम। लेकिन अब उस सिस्टम में बहुत कम लोग एजुकेशन लेने के लिए जा रहे हैं। अब क्यों ऐसा है ये तो मैं नहीं बता सकता आपको, ना ही मैं जानता हूं। लेकिन हमें इतना जरूर ध्यान देना है कि एजुकेशन जो स्किल है या एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है उसमें सुधार किस तरह से किया जा सकता है, उसका विकास किस तरह से किया जा सकता है। आने वाले समय में आप लोग भी वहीं खड़े होंगे जहां मैं खड़ा हूं, तो मेरे ख्याल से आपको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको चिंतन करना चाहिए। अब जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले अंग्रेजों ने जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था हमें प्रदान कर दी, आज भी वही रूटीन में चल रहा है। आजकल तो देखो इंग्लिश मीडियम के बहुत से स्कूल आपको मिल जाएंगे। लोग हिंदी मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाह रहे हैं, पता नहीं क्या मानसिकता है उनकी, वही जाने। फिलहाल हम बात करेंगे जब स्वतंत्र हुए हम लोग, जब हम लोगों को स्वतंत्रता मिली, तो स्वतंत्र होने के बाद सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यही आई कि अपने जो लोग हैं इनकी शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए और क्या है। मतलब जो प्रेजेंट है उससे जब हम कंपैरिजन करेंगे अपने फ्यूचर की, तब हमें समझ में आएगा कि हमें करना क्या चाहिए। तो जब कंपैरिजन किया गया तो ऐसी कंडीशन में देखो आपको एक बेहतरीन संविधान मिला है। उस संविधान में शिक्षा के लिए स्थान दिया गया है, शिक्षा को भी स्थान दिया गया है। किस प्रकार की शिक्षा दी जानी है, कब दी जानी है, कैसे दी जानी है, किसके माध्यम से दी जानी है, सारी की सारी चीजें उसमें क्लियर हैं। तो देखिए सबसे पहले जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। और जब ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, जैसे होता है ना कि कोई भी मीटिंग करो तो उसमें अगर 4 लोग पक्ष में बोलते हैं तो 10 विपक्ष में भी बोलते हैं, क्योंकि बिना दोनों के समझ में नहीं आएगा कि कौन सा काम अच्छा हो रहा है, कौन सा काम गलत हो रहा है। तो इसीलिए यहां भी मीटिंग हुई थी संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई और इस बैठक में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चुनौतियां सामने आई। उन सारी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे मीन्स डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहेब को कौन नहीं जानता है, सभी लोग जानते हैं, बेहतर ढंग से परिचित हैं। उनके साथ साथ और भी बहुत से सदस्य सहयोग के लिए थे और उन सब ने मिलकर इस देश के लिए एक बेहतर संविधान की रचना की, इसलिए उन्हें संविधान शिल्पी भी कहा जाता है। अच्छा, संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब अंग्रेज यहां से जाने लगे तो उनका अपना सब कानून था और उसी कानून से तो यहाँ की जनता त्रस्त हुई थी। तो क्या करती, फिर उसी कानून को अपनाती उनके जाने के बाद भी नहीं। तो इसलिए जब वो यहां से चले गए तो फिर हमारे देश के लोगों ने सोचा है कि हम अपनी कानून, अपना एक विधि बनाएं, अपना एक कानून बनाएं, अपना एक संविधान बनाएं जिसके माध्यम से हमारा देश सुचारू रूप से चल सके, सारी चीजें क्रियान्वित हो सके बेहतर ढंग से। तो इन्होंने संविधान की रचना की और संविधान निर्माण में बहुत से उसके सदस्य बने, बहुत से अध्यक्ष बने, विभिन्न प्रकार की समितियां बनी। आप जानते होंगे, आप लोग कंपटीशन की भी प्रिपरेशन करते हो तो आप जानते होंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है, बता भी दिया जाएगा, अगर आपको कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा।
और उन समितियों के बनने के बाद विभिन्न स्रोतों से, जैसा आप जानते होंगे कि आयरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, मतलब जापान, विभिन्न देशों से उनके जो संविधान से जो अच्छी चीजें थी उनको कलेक्ट किया गया, फिर उस पर विचार किया गया, और विचार करने के बाद अगर कुछ गलत लगा तो संशोधन करके उस पे और अपना संविधान निर्माण किया गया। तो इसी संविधान में शिक्षा की बातें भी निहित हैं, और इस चैप्टर में बेसिकली हमको वही चीजें जाननी है कि हमारे संविधान में शिक्षा के लिए क्या प्राविधान किया गया है, कैसे लोगों को शिक्षा दी जाती है या दी जानी चाहिए, क्यों दी जानी चाहिए और कब दी जानी चाहिए, और इसके लिए किन अनुच्छेदों में इनका वर्णन किया गया है। ये सारी चीजें जब हम जान लेंगे ना तो फिर ये आपका पहला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये है संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इस पर मतलब जो ये प्रारूप बनाया गया संविधान का उस पर लगभग 8 महीने तक बहस चली, और 8 महीने की बहस के साथ साथ कुल 11 अधिवेशन बुलाए गए। 11 अधिवेशन और 8 महीने की बहस, सोचिए कितना लंबा टाइम है। और लंबा टाइम लिया गया इसीलिए बेहतर संविधान बन पाया, नहीं तो अगर जल्दबाजी में करते तो मेरे ख्याल से उतना बेहतर काम नहीं हो पाता। फिर भी देखिए इतना बढ़िया संविधान बनने के बाद भी समय समय पर इसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ रही है, कर रहे हैं लोग, हो रहा है। तो अगर जल्दबाजी में बनाया गया होता तब क्या स्थिति होती। इसके बाद 26 जनवरी 1949 को आपके संविधान का निर्माण पूरा हो जाता है, और पूरा होने के बाद कुछ उपबंध इसके 26 जनवरी 1949 को ही लागू कर दिए जाते हैं, और कुछ 26 जनवरी 1950 को लागू किए जाते हैं। और इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगा था। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगा था, और इसके साथ साथ एक लंबी धनराशि भी खर्च हुई थी। तो ये जो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, इस अवसर पर खुशी के मारे हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी के उपलक्ष्य में मनाते हैं कि आज से हम अपने द्वारा बनाए गए नियमों पे काम करेंगे, और ये बहुत अच्छी बात है। किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के नागरिक के लिए ये सबसे अच्छी बात होती है कि उनका अपना बनाया हुआ संविधान उन पर लागू हो। अब ये जो संविधान बना इसमें 3 सूचियां रखी गई। ये जो 3 सूचियां रखी गई ये थी, पहली थी संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। अब सबसे पहले हम संघ, राज्य और समवर्ती सूची को जान लेते हैं। तो देखिए संघ सूची जो होता है, संघ जो होता है वो केंद्र सरकार का मैटर होता है, मतलब इसमें राज्य हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं कर सकता। फिर राज्य सूची, ये राज्य के नियंत्रण में होती है, मीन्स राज्य सरकार के नियंत्रण में होती है। और समवर्ती सूची पे संघ और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं। समवर्ती सूची पे मतलब समवर्ती सूची के जो विषय हैं, विषय से हमारा मतलब है, अब आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस ये सब मत समझना, ये विषय आपकी पढ़ाई के सिस्टम में है। लेकिन यहाँ जो विषय हैं, यहाँ जैसे आपका रेल हुआ, डाक हुआ, है ना, ये जो एक डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, रेलवे हुआ, पोस्ट ऑफिस हुआ, मेडिकल सुविधाएं हुई, मतलब ये जो सारी चीजें हैं इनमें
कुछ राज्य के नियंत्रण में है, कुछ केंद्र के नियंत्रण में है, और कुछ पर दोनों का नियंत्रण होता है। ऐसे ही एजुकेशन जो सिस्टम है, ये शिक्षा पर 1976 से पूर्व राज्य का नियंत्रण हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे समवर्ती सूची में रखा गया। क्यों रखा गया? अगर कोई व्यक्ति काम सही नहीं कर पा रहा है तो जाहिर सी बात है उस काम को हम दूसरे से कराएंगे। वही बात यहां पर लागू हुआ, क्योंकि जो राज्य सरकारें थी वो बेहतर ढंग से शिक्षा को प्रभावी नहीं बना पा रही थी। आज भी आप देख सकते हो कि आज भी भारत की जनसंख्या में जो एक अनुपात मिलेगा अशिक्षितों का, वो आज भी सम्मिलित मिलेगा। मतलब भारत की पूरी जनसंख्या में अशिक्षितों का भी अनुपात आपको मिलेगा, निरक्षरों का अनुपात मिलेगा। क्यों मिल रहा है? अब तो सरकार ने सब कुछ फ्री कर दिया है, तो फिर क्या प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या समस्या आ रही है? तो देखिए, अभी तो ये प्रेजेंट की बात मैं कर रहा हूं। अब आप सोचो कि उस टाइम क्या स्थिति रही होगी जिस टाइम की यहां बात हो रही है, मीन्स 1976 की। 1976 से पूर्व जब राज्य के नियंत्रण में था शिक्षा या शिक्षा विभाग, तब ऐसी कंडीशन में क्या होता था कि राज्य सरकारें पूरी तरह से अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रही थी। मतलब जैसे जो टारगेट उन्होंने रखा था कि हम इतने प्रतिशत लोगों को शिक्षित बनाएंगे, वो नहीं पूरा हो पा रहा था। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भैया अब आपसे नहीं हो पाएगा, अब हम दोनों मिलकर इस पे काम करेंगे। मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर, दोनों एक साथ मिलकर इस पे काम करेंगे। तो जब दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो ये कौन सी सूची होगी? समवर्ती सूची हुई। ये देखिए, मैंने यहां पे यही चीज आपको बताया कि संघ और राज्य जब दोनों मिलकर किसी सिस्टम पे काम कर रहे होंगे तो वो समवर्ती सूची में आएगा। और समवर्ती सूची में कौन आ रहा है? आपकी शिक्षा आ रही, मीन्स एजुकेशन आ रहा है, एजुकेशन सिस्टम। अब देखिए, समवर्ती सूची, ये सबसे पहली सूची जो लिखी गई है ये संघ सूची है, संघ सूची है। और इस संघ सूची में लगभग 97 विषयों को सम्मिलित किया गया। मतलब 97 प्रकार के विभागों को सम्मिलित किया गया, जिसमें 63 से 66 विषय जो थे वो शिक्षा से संबंध रखने वाले थे। ये तो रही संघ सूची की बात। अब हम राज्य सूची की बात करते हैं, तो राज्य सूची में कुल लगभग 66 विषय शामिल किए गए। और ये जो 66 विषय शामिल किए गए, इन पर राज्यों का पूरी तरह से नियंत्रण है। मतलब ये राज्य सूची है तो जाहिर सी बात है इन पर राज्य का नियंत्रण होगा और रहेगा। अब बात करते हैं ये समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों की सहभागिता होती है। समवर्ती सूची दोनों अपना एक हिसाब से कह सकते हैं कि 50-50 का मामला रहता है। तो इसी समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया। मतलब शिक्षा समवर्ती सूची में है। कई बार कंपटीशंस में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि शिक्षा किस प्रकार की सूची में रखा गया है या शिक्षा पर किसका अधिकार है। तो कम से कम आप इतना जानिए कि शिक्षा पर सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट का बराबर का हक है, या बराबर का नहीं है, थोड़ा कम बहुत हो सकता है। मतलब परसेंटेज फिक्स करे रहते हैं कि 60% हमारा, 40 तुम्हारा। ऐसा भी हो सकता है, 50-50 का भी हो सकता है, जैसा मतलब उनमें आपस में कंप्रोमाइज हो जाए। तो शिक्षा समवर्ती सूची में रखा गया है। ये तो रही शिक्षा की बात कि शिक्षा किस सूची में है, समवर्ती सूची में है। आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं शिक्षा से संबंधित, मीन्स एजुकेशन से रिलेटेड, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे आपसे और आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मीन्स जो अनुच्छेद हैं शिक्षा से संबंधित
उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज ये आपकी पहली क्लास थी, इसलिए हमने बस केवल समझ लीजिए कि केवल आपको इंट्रोडक्शन दिया कि आपके सिलेबस में, सॉरी, आपके फर्स्ट चैप्टर में है क्या, आपको पढ़ना क्या है, क्या जानना है, ये चीज आपको बताया गया। ठीक है, आप घर पे रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और जो भी चीजें बताई जाए उनको आप अचीव करते रहिए।